राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है परफेक्ट बहू। अमिता की शादी को लगभग 5 महीने होने को थे। अमिता एक पढ़ी लिखी लड़की थी जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। अमिता का मायका भी इसी शहर में था। शादी के समय अमिता ने अपनी कंपनी से लीव ले रखी थी और शादी के लगभग 2 हफ्ते बाद उसने फिर से ज्वाइन कर लिया था। अमिता सुबह ही ऑफिस के लिए निकलती और शाम तक घर पहुंचती थी। एक दिन जब वह ऑफिस से जरा जल्दी घर आ गई तो उसकी सास उसके कमरे में उसका बिस्तर और अलमारी ठीक कर रही थी। यह देखकर अमिता को हैरानी और शर्मिंदगी दोनों महसूस हुई। तब उसने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, आप यह सब क्यों कर रही हैं? मैं आकर कर लेती। तो उसकी सास अनुपमा जी कहने लगी, तुम्हें इसमें क्या परेशानी है? मैं तो बचपन से ही रवि का कमरा साफ करती हूँ। वह सामान इधर उधर फैला देता है तो उसे समेटती हूँ। अब तुम ये मत कह देना कि अब तुम आ गई हो तो मुझे ये सब करने का कोई हक नहीं है। अपनी सास अनुपमा जी की बातें सुनकर अमिता हैरान रह गई। उसे उनसे इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। फिर भी उसने कहा, नहीं मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप हमारी माँ हैं। जो आपको ठीक लगे आप कीजिए। उसके बाद वह तुरंत हाथ मुंह धोकर किचन में चली गई। उसने अपनी सास से बहस करना उचित नहीं समझा। उसकी सास हर शाम को अपने बेटे बहू के आने से पहले उनका कमरा ठीक करने पहुंच जाती थी। अनुपमा जी के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी बड़ी थी, उसकी भी शादी हो चुकी थी। अनुपमा जी अपने दोनों ही बच्चों से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन बेटी में तो उनकी जान बसी थी। वह उसकी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश जी तोड़ से करती थीं, फिर उसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी क्यों न करना पड़े। अमिता के अपने नौकरी ज्वाइन करने के बाद जब उसकी पहली सैलरी आई तो वह परिवार के सभी सदस्यों के लिए उपहार भी लेकर आई। उन्हें देखकर उसकी सास ने नाक सिकोड़ ली कि तुम ये कैसे कपड़े लेकर आई हो? एक बार पूछ तो लेती। और हाँ, तुम्हारी ननद को तुम्हारी एक साड़ी बहुत पसंद आई है, तुम उसे उसी तरह की साड़ी दिलवा दो। अमिता को एक पल को बुरा लगा कि वह इतने प्यार से गिफ्ट लाई थी, लेकिन सास ने ऐसे मुंह बना लिया। लेकिन फिर भी वह अपने आप को संभालते हुए बोली, क्यों नहीं मम्मी जी, बताइए दीदी को कौन सी साड़ी पसंद है, मैं उन्हें वही दिलवा दूंगी। तब वह बोली, जो तुम्हारी अलमारी में रेड और बॉर्डर वाली साड़ी रखी है ना, जो तुमने रिसेप्शन पर पहनी थी, वह साड़ी उसे पसंद आ गई है। यह सुनकर अमिता हैरान रह गई और बोली, मम्मी जी, वह साड़ी तो मेरी अहमदाबाद वाली मौसी लेकर आई थी और वह लगभग 25 से 30 हज़ार की साड़ी है। अमिता की बात सुनकर उसकी सास मुंह फुलाते हुए बोली, तो क्या हो गया? तुम इतना तो कमा ही लेती हो कि अपनी ननद को 25 हज़ार की साड़ी दिलवा दो। क्या 1 महीने की कमाई तुम अपनी ननद पर नहीं लुटा सकती? तुम्हें पता है, एक परफेक्ट बहू वही होती है जो अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा करे। उसने कहा, नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर दीदी का मन है तो मैं उन्हें वैसी साड़ी जरूर दिलवाऊंगी। उसके बाद उसने अपनी ननद को बिल्कुल वैसी ही साड़ी दिलवाई। लेकिन अब तो उसकी सास और ननद का नियम हो गया था कि जैसे ही उसकी सैलरी आती वह अपनी कोई बड़ी डिमांड रख देती, जिससे अमिता परेशान हो जाती थी। उसकी शादी को अब लगभग 7 महीने हो चुके थे और वह अपनी सैलरी से कुछ भी बचा नहीं पा रही थी। एक दिन ऐसे ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वह घर पर ही रुकी हुई थी। तभी उसकी सास कमरे में आई और बोली, बहू, इस बार अपनी सैलरी से तुम अपनी ननद रीना के लिए एक स्कूटी ले देना। अपनी सास की यह बात सुनकर अमिता हैरान रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ नहीं आया कि कोई इतनी बड़ी डिमांड कैसे कर सकता है। फिर भी उसने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, अगर उन्हें स्कूटी की ज़रूरत है तो उनके घर वाले दिलाएंगे, हम उन्हें स्कूटी क्यों दिलाएंगे? उसकी बात सुनकर उसकी सास गुस्से में बोली, अमिता, तुम्हें नहीं पता कि एक परफेक्ट बहू कैसी होती है? अरे, परफेक्ट बहू तो वो होती है जो अपने परिवार के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देती है, और तुम मेरी बेटी को एक स्कूटी नहीं दिला सकती? कैसी बहू हो तुम? अगर तुम उसे स्कूटी तक नहीं दिला सकती
तो तुम्हारा नौकरी करने का क्या फ़ायदा है? अब अमिता से रहा नहीं गया। उसने कहा, मम्मी जी, मेरे अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं दीदी को स्कूटी दिला सकूं। और अगर आपकी नज़र में परफेक्ट बहू वही बन सकती है जो अपनी सारी सैलरी अपनी ननद पर लुटाती रहे, तो मुझे नहीं बनना परफेक्ट बहू। जब अनुपमा जी ने देखा कि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है, तो उन्होंने उंगली टेढ़ी कर दी और गुस्से में अमिता से बोली, तुमसे जितना कहा है चुपचाप उतना करो, बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे अकाउंट में बहुत पैसे हैं। अब अमिता को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में बोलने लगी, जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, तब से हर महीने मेरी पूरी सैलरी आप लोगों की डिमांड पर खर्च हो जाती है। मैं तो 1 रुपया भी नहीं बचा पाती, तो मेरे अकाउंट में पैसे कहाँ से आएंगे? उसकी बात सुनकर अनुपमा जी कहने लगी, अरे तुम शादी से पहले भी तो जॉब करती थी, तो पहले के जमा किए हुए रुपए कहाँ गए? वह भी तो तुम्हारे अकाउंट में होंगे। चलो तुम मुझे अपनी पासबुक दिखाओ, मैं भी तो देखूं तुम्हारे अकाउंट में कितने रुपए हैं। अपनी सास की बातें सुनकर अमिता थोड़ा झिझकी, फिर बोली, मम्मी जी, शादी से पहले के तो जो भी रुपए थे जो मैंने जोड़े थे, वह मैंने सारे अपनी शादी में खर्च कर लिए। उसकी बात सुनकर अनुपमा जी अपना माथा फोड़ने लगी और बोली, हे भगवान, कैसे कंगालों के घर शादी कर दी हमने। क्या तुम्हारे बाप के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह तुम्हारी शादी कर सकें, जो तुम्हें अपना जोड़ा हुआ पैसा निकालना पड़ा? हमने तो इसीलिए दान दहेज नहीं लिया था कि तुम कमाती हो तो तुम्हारे पास जुड़ा हुआ काफ़ी पैसा होगा, लेकिन तुम तो बिल्कुल कंगाल निकली। तुमने तो अपने सारे पैसे शादी से पहले ही उड़ा दिए, फिर तुमने शादी करवाने का हमें क्या फ़ायदा हुआ? उसकी बात सुनकर अमिता दुखी स्वर में बोली, इसका मतलब आपने सिर्फ पैसों के लिए रवि से मेरी शादी कराई थी। अब उसका तन बदन गुस्से से धधक रहा था। वह गुस्से में बोली, असल में आपको बहू नहीं बल्कि नोट छापने की मशीन चाहिए थी। ऐसा कहकर वह गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई और अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। उसका मन अब बहुत दुखी हो चुका था। वह सोच रही थी, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, नौकरी करती हूँ, और जो भी सैलरी आई है वह सब सास ननद की फरमाइशों पर खर्च हो जाती है। आखिर मेरा जॉब करने का फ़ायदा ही क्या है, जो मैं अपने ऊपर 10 रुपये भी खर्च न कर सकूं। ऊपर से मम्मी जी आज उन रुपयों के लिए भी मुझे सुना रही हैं जो मैंने शादी से पहले कमाए थे। क्या अपनी कमाई के रुपयों को खर्च करने का मुझे खुद को ही अधिकार नहीं है? यह सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अभी तक रवि से इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया था और ना ही रवि कभी उससे उसकी सैलरी के बारे में पूछता था। लेकिन अब जब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो उसने तुरंत रवि को फ़ोन मिलाया। रवि उससे बहुत प्यार करता था, उसकी हर बात को समझने की कोशिश करता था। जब उसने यह बात बताई तो उसने कहा, तुमने अभी तक मुझे यह बात बताई क्यों नहीं थी? तो वह बोली, मुझे लगा यह कोई बड़ी बात नहीं है। शुरू शुरू में तो यह छोटे मोटे खर्चे चलते ही रहते हैं, बाद में सब सही हो जाएगा। लेकिन आज तो मम्मी जी ने हद पार कर दी। उसकी बात सुनकर रवि बोला, शांत हो जाओ और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ सोचता हूँ। ऐसा कहकर उसने फ़ोन रख दिया। 1 घंटे बाद रवि का फ़ोन आया और उसने अमिता को अपनी सारी योजना बता दी। अमिता उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई और उसने रवि को थैंक यू कहा और फिर उसकी योजना पर अमल करने की तैयारी करने लगी। शाम को रवि के घर आने से पहले उसे अपनी योजना को अमल करना था। रवि के कहे अनुसार अमिता ने एक कागज पर कुछ लिखकर उसे तकिए के नीचे रख दिया और फिर खुशी खुशी रसोई में शाम के नाश्ते की तैयारी करने चली गई। जब वह रसोई में पहुंची तो उसके बाद अनुपमा जी अपनी आदत के अनुसार उसके कमरे में गई और उसका कमरा ठीक करने लगी। जैसे ही उन्होंने तकिया उठाया तो तकिए के नीचे उन्होंने एक कागज़ देखा। उन्हें उत्सुकता हुई कि आखिर यह क्या कागज़ है। उन्होंने उस कागज़ को खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए और वह कमरे को ऐसा ही छोड़कर भागकर अमिता के पास रसोई में आई और बोली, बहू, ये सब क्या है? ये क्या लिखा है तुमने इसमें? अमिता ने जानबूझकर अपने कानों में एयरपोड्स लगा रखे थे
और गाने सुन रही थी, साथ ही नाश्ते की तैयारी भी कर रही थी। जब उसने नहीं सुना तो सास ने झटके से उसका हाथ खींचकर उसका मुंह अपनी तरफ किया और उसको एक कागज़ दिखाते हुए बोली, ये सब क्या है अमिता? क्या तुम रिज़ाइन दे रही हो? तब अमिता बोली, हाँ मम्मी जी, मैं रिज़ाइन दे रही हूँ। उसकी बात सुनकर अनुपमा जी भुनभुनाते हुए बोली कि तुमने इतना बड़ा फैसला खुद से कैसे ले लिया? घर वालों से कुछ भी पूछने की ज़रूरत भी नहीं समझी और ना ही किसी को कुछ बताया? तब अमिता बोली, मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया, जॉब करना मेरा अपना सपना था और अब मैं जब जॉब नहीं करना चाहती तो उसमें मुझे किसी से भी पूछने या बताने की क्या ज़रूरत है? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब जॉब नहीं करूँगी। अनुपमा जी गुस्से में कहने लगी, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? तब अमिता नाश्ते की ट्रे को नीचे रखते हुए बोली, मम्मी जी, पहले मुझे आप एक बात बताइए कि अगर दीदी कहीं जॉब कर रही होती और हर महीने उनकी सारी सैलरी उनकी सास और ननद किसी न किसी बहाने से ले लेती तो आपको कैसा लगता? अब अनुपमा जी की समझ में सब बात आ गई थी। अमिता आगे बोली, मुझे अपने जॉब करने से कोई भी फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा था। मैं सुबह से लेकर रात तक इतनी मेहनत करती हूँ और अपने ऊपर 10 रुपये तक खर्च करने का अधिकार नहीं है मुझे। मैं तो सोचती थी कि मैं भी जॉब करूँगी तो भविष्य के लिए कुछ बचत हो जाएगी, लेकिन आपने तो आज मुझे यह ताना तक मार दिया कि पहले की सैलरी पर भी आपका ही अधिकार था और मैंने उसे शादी में खर्च करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं आज जो जॉब करती हूँ उसमें मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है और इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे अकाउंट में जरा भी रुपए नहीं रह पाते। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई बंधुआ मजदूर हूँ जिसे सिर्फ काम करने का हक है, सैलरी लेने का नहीं। इसीलिए मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं अब जॉब करूँगी ही नहीं। ना आएगी सैलरी और ना ही मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कोई बंधुआ मजदूर हूँ जिसे अपनी सैलरी लेकर अपने मालिक को देनी है। इतना कहकर वह नाश्ते की ट्रे उठाकर बाहर चल दी। तब उसकी सास गुस्से में दहाड़ते हुए बोली, तुम्हें जॉब तो करनी ही पड़ेगी। अब तक रवि भी घर आ चुका था और वह रसोई के दरवाजे पर खड़ा होकर सब सुन रहा था। तभी वह बोला, माँ, अमिता ये जॉब क्यों करेगी? आखिर उसे जॉब करने से मिल ही क्या रहा है? उसकी सारी सैलरी तो तुम ले लेती हो। अरे, दीदी की शादी हो गई है तो उनकी ज़रूरत और सुख सुविधा का ध्यान उनके ससुराल वाले रखेंगे। अगर दीदी को स्कूटी की ज़रूरत है तो वह उनके ससुराल वाले दिलाएंगे। आज तो आप स्कूटी दिलवा दोगी, फिर कल को आप कहोगी कि उसका पेट्रोल भी हमें ही भरवाना होगा। हमारी भी तो ज़रूरत है, हमें भी तो अपने भविष्य के लिए कुछ जोड़कर रखना है। मैं मानता हूँ कि दीदी का भी यहाँ पर हक है, लेकिन त्योहार में या दीदी के घर आने पर उनके लिए उपहार खरीदना या उनको नगद देना अलग बात है, लेकिन ऐसे आए दिन बड़ी बड़ी ज़रूरत पूरी करवाना अलग बात है, जबकि उनका ससुराल संपन्न है। हाँ, उन्हें ज़रूरत होती तो सच में हम मना नहीं करते। आप अमिता को उसकी सैलरी को दीदी के ऊपर खर्च करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। अमिता ने जो फैसला लिया है उसमें मैं उसके साथ हूँ। रवि की बात सुनकर अनुपमा जी हाथ नचाते हुए बोली, अच्छा, तो ये सब तुम दोनों की मिली भगत है। तब रवि बोला, माँ, इसमें मिली भगत की क्या बात है? मैं भी नौकरी करता हूँ। अगर मेरी सैलरी को ऐसे ही किसी को फालतू की ज़रूरत के लिए खर्च कर दिया जाए तो मुझे भी बुरा लगेगा। इसीलिए मेरा भी अब यही फैसला है कि अमिता जॉब नहीं करेगी। अब तो अनुपमा जी का चेहरा उतर गया और रवि ने फिर से कहा, और हाँ, अब जो घर में ये नई कार आई है ना पिछले महीने, वह भी वापस जाएगी, क्योंकि उसका लोन चुकाना मेरे बस की बात नहीं है। अभी तक तो हम दोनों मिलकर खर्च चलाने की सोच रहे थे तो लोन दे सकते थे, लेकिन अब अकेले मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि अमिता भी जॉब करती है तो धीरे धीरे पैसे जोड़कर हम एक अच्छा सा प्लॉट ले लेंगे, बड़ा घर बनाएंगे। लेकिन आपकी इन हरकतों के चलते मुझे नहीं लगता कि मेरा सपना कभी पूरा हो पाएगा। ऐसा कहकर रवि पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। उसकी बातों से अनुपमा जी पसीना पसीना हो गईं।
वह यह सोच सोचकर घबरा रही थी कि अगर अमिता ने जॉब छोड़ दी तो सारा खर्चा उनके बेटे पर अकेले आ जाएगा। थोड़ा बहुत खर्चा तो अमिता कर ही देती है। उनका मन घबराने लगा, लेकिन उनका अहंकार उन्हें अभी झुकने नहीं दे रहा था। इसीलिए मुंह फुलाकर वह अपने कमरे में बैठ गई। उन्हें लगा था कि अगर वह मुंह फुलाकर बैठ जाएंगी तो अमिता उन्हें मनाने के लिए आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमिता भी अपने कमरे में चली गई। उसके बाद कुछ समय बाद वह आई और किचन में आकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। रात का खाना खाते समय डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल सन्नाटा था। सिर्फ प्लेट और चम्मच की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर तक सब ऐसे ही बैठे रहे। उसके बाद अनुपमा जी बोली, बहू तुम नौकरी मत छोड़ना। अब मैं और रीना तुमसे कोई भी नाजायज़ डिमांड नहीं करेंगे। तुम प्लीज़ नौकरी मत छोड़ो, वरना मेरे बेटे का खर्च सारा भार अकेले पड़ जाएगा। और अब तुम लोग अपनी सैलरी अपने हिसाब से बचाओ और खर्च करो। मैं बीच में नहीं बोलने वाली। इतना कहकर वह खामोश हो गई। तब रवि ने अमिता को इशारा किया और अमिता अपनी सास से बोल दी, ठीक है मम्मी जी, अगर आप मुझे ऐसा वादा कर रही हैं तो मैं अभी रिज़ाइन नहीं करूँगी, लेकिन आगे से अगर कभी भी ऐसा हुआ तो फिर कभी भी किसी की बात नहीं सुनूंगी और नौकरी छोड़ दूंगी। अब अनुपमा जी की जान में जान आई कि अमिता ने अपना फैसला बदल लिया था। उस दिन के बाद से कभी भी माँ बेटी ने अमिता को महंगी फरमाइशों के लिए परेशान नहीं किया। अब उनकी गृहस्थी आसानी से चलने लगी थी और अमिता थोड़ी बहुत सेविंग भी कर लेती थी। दोस्तों, हर रिश्ते में एक लिमिट तक ही बर्दाश्त किया जा सकता है। जब समस्या बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो उसके लिए बोलना ज़रूरी हो जाता है। आज अगर अमिता नहीं बोलती तो यह सब आगे सालों तक चलता रहता और अमिता ऐसे ही घुटती रहती। आपकी नज़र में अमिता और रवि ने सही किया या गलत, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।